नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट राइट का इस सीरीज में। तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन 1 और इस सिलसिले में हमने डीसी जनरेटर पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डीसी मोटर। ये डीसी मोटर का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि टॉर्क का क्या कॉन्सेप्ट है, डीसी मोटर के अंदर टॉर्क और स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको आज हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ डीसी मोटर पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है और पहले लेक्चर में हमने सारे इंट्रोडक्शन पार्ट को, जैसे कि वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह और लेफ्ट हैंड रूल वगैरह, हमने उसमें देख लिया है। बैक ईएमएफ का जो भी कॉन्सेप्ट है और वोल्टेज इक्वेशन सारा का सारा हमने पहले लेक्चर में ख़त्म कर लिया। तो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। आइए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि टॉर्क का क्या कॉन्सेप्ट है डीसी मोटर के अंदर। डीसी मोटर के अंदर हमारे टॉर्क का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये टॉर्क जो है ना, ये फिजिक्स का टर्म है। तो ये टॉर्क क्या है? टॉर्क इज नथिंग बट अ फोर्स। ये क्या है? एक फोर्स है। एक फोर्स है, अगर मैं लिखूं तो ये बस एक फोर्स है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। ठीक है, किस तरह का फोर्स है? तो किसी भी एक्सेल के अराउंड अगर कोई फोर्स लगे जो इसमें रोटेशन ला दे, इसमें क्या करे? रोटेशन ला दे। तो द टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज टॉर्क और इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, बेसिकली बात कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये हमारा गोल सा जो पहिया है, चक्का है, क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स के कारण ये चक्का घूमने लग जाता है। तो इस टाइप का जो फोर्स है ना, इसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। भाई, ये टॉर्क बराबर होता क्या है? टॉर्क बराबर क्या होता है? टॉर्क बराबर जो फिजिक्स में होता है वो होता है फोर्स इंटू ये हमारा रेडियस। रेडियस किसका? तो भाई इस एक्सल का। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, वहाँ पे एक्चुअली में मेरा कैमरा है, तो फोर्स इंटू रेडियस। ठीक है, ये होता है हमारा टॉर्क। अब एक टर्म जो मोटर के अंदर आता है वो है आर्मेचर टॉर्क। यहाँ पे आर्मेचर टॉर्क कहने का क्या मतलब है? अब आप जानते हैं कि मोटर में हमारा बीच वाला भाग जो होता है वो होता है हमारा आर्मेचर, बगल में होता है हमारा पोल। ठीक है, बगल में हमारा क्या होता है? पोल। ठीक है, कुछ इस तरह से। इस साइड भी हमारा क्या होता है? पोल होता है। ठीक है, मैं बना लेता हूँ। देखिए, ये हमारा पोल है, बीच में हमारा आर्मेचर है। ये आर्मेचर में भी क्या होता है कि फोर्स लग रहा होता है फील्ड फ्लक्स के द्वारा। और आपको पता है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मैं इस पर जोर नहीं दूंगा। मान के चलिए कि यहाँ हम कुछ परपेंडिकुलर फोर्स शो कर देते हैं एफ के नाम से। ठीक है, अब इसका भी जो रेडियस होगा, ऑफ कोर्स यहाँ भी टॉर्क का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। आपको समझ में आ रहा है? तो भाई, आर्मेचर टॉर्क को समझने से पहले जरा हम पावर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो मुझे आप बताइए कि पावर बराबर जो फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? भाई, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि पावर बराबर जो आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही पढ़ा है। अब जरा देखते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है क्या। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? फोर्स तो समझ में आ रहा है कि ये हमारा फोर्स एफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बेसिकली इसके सरकमफेरेंस के अराउंड होगा। मान लेते हैं कि हमारा ये पहिया अगर एक बार घूमेगा तो एक बार घूमेगा तो कितना चलेगा? बेसिकली जितना इसका सरकमफेरेंस है उतना ही तो चलेगा। यानी कि इसका सरकमफेरेंस कितना? इसका सरकमफेरेंस 2πr। इसका सरकमफेरेंस 2πr। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कितना? 2πr। लेकिन क्या जरूरी है कि ये एक बार ही चलेगा? नहीं ना, ये तो कितनी बार भी चल सकता है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा पहिया जो है वो n टाइम्स चलता है, एक सेकेंड में n बार चलता है। n रोटेशन, मैं जरा ठीक से लिख लूँ, TATION, n रोटेशन पर सेकेंड। ठीक है, हमारा n रोटेशन पर सेकेंड ये पहिया लेता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो आएगा। मान के चलिए कि हमारा 5 बार घूम गया तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो आएगा। 2πr को हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स का फोर्स रह जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? n2πr। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको कायदे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है
यहाँ पे जो हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा एफ और आर को हम लोग एक साथ कर लेंगे और 2πn को एक साथ लिख लेते हैं। अभी हम क्या लेना चाह रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये भी करेक्ट है, एफ इंटू आर को हमने एक साइड कर लिया, 2πn को हमने एक साइड कर लिया। अब 2πn बराबर क्या होता है, 2πn बराबर होता है ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा। 2πn बराबर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा कहते हैं और वो होता है हमारा 2πn। ठीक है, और एफ आर बराबर क्या होता है, एफ आर बराबर हमने यहाँ पे लिखा है, एफ आर बराबर टॉर्क होता है। क्या होता है, टॉर्क होता है। तो हमारा पावर इज इक्वल्स टू ओमेगा टी आ गया। क्या आ गया जरा बताइए, मैकेनिकल पावर जो हमारा है, मैकेनिकल पावर बराबर ओमेगा इंटू टॉर्क आ गया। यही तो हमारा आ गया। अब इससे आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो हमारा मैकेनिकल पावर होगा वो हमारा क्या होगा कि ओमेगा इंटू टॉर्क के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा टॉर्क जो होगा वो मैकेनिकल पावर अपॉन में ओमेगा होगा, ओमेगा होगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn। और n क्या है, सेकंड में रोटेशन है, मतलब एक सेकंड में जितनी बार रोटेशन हो रहा है वो हमारा n है। ठीक है, रोटेशन पर सेकंड। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि मोटर के कॉन्सेप्ट में आपने मैकेनिकल पावर क्या पढ़ा है, आपने मैकेनिकल पावर क्या पढ़ा है। तो एक मिनट, तो मोटर के कॉन्सेप्ट में आपने जो मैकेनिकल पावर पढ़ा है वो है बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट, यही तो पढ़ा है। ठीक है, और अपॉन में ओमेगा विच इज 2π। देखिए अभी हम n इज इक्वल्स टू सिंपली n नहीं लिख सकते, कारण सिर्फ इतना है कि जब हम बैक ईएमएफ का फॉर्मूला लिखेंगे, ये E है। ठीक है, तो जब हम बैक ईएमएफ का फॉर्मूला लिखेंगे तो बैक ईएमएफ बराबर जो कि आप जानते हैं वो क्या है, NP∅Z अपॉन में 60A, यही होता है। अब आप ये 60 का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्या आपको पता है। हमने ईएमएफ वाले लेक्चर में जब हम डीसी जनरेटर कर रहे थे तो उसमें हमने डिटेल से बताया था कि देखिए यहाँ पे जो हम लेते हैं वो आरपीएम में है, यहाँ पे n आरपीएम में है, जहाँ n आरपीएस में है। तो सेकंड से मिनट में बदलने के लिए हमने 60 से डिवाइड किया था। भाई यहाँ पे भी सेकंड में है तो इसको भी तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 हमारा जाएगा ऊपर, और 60 जाएगा ऊपर तो हमारा हो जाएगा बैक ईएमएफ इंटू करेंट इंटू आर्मेचर करंट इंटू 60 अपॉन में क्या हो जाएगा 2πn। ठीक है, हमारा यही हो जाएगा 2πn इज इक्वल्स टू ओमेगा, नथिंग मोर। ठीक है, अब हम इसमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए टॉर्क बराबर जो आपको सिंपल अगर कोई फॉर्मूला चाहिए तो आप इतना याद रख लीजिए 60 अपॉन में 2π, 60 अपॉन में 2π। ठीक है, आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो 60 को 2π से ज़रा डिवाइड कर लीजिए, 60 को 2π से ज़रा डिवाइड कर लीजिए और जो आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा बच जाएगा क्या, बैक ईएमएफ इनटू करंट। ठीक है, और नीचे n, तो जो आपका वैल्यू आएगा उसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए। और अगर आपको कभी टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप बैक ईएमएफ को ले लेंगे, करंट को ले लेंगे और n के वैल्यू को यानी कि स्पीड को ले लेंगे। ये तीन डेटा आपके पास होगा, आप आसानी से टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टॉर्क के कॉन्सेप्ट में, आर्मेचर टॉर्क के कॉन्सेप्ट में इतना ही जानना था। वही आर्मेचर टॉर्क को दिखाने के लिए आप TA भी लिख सकते हैं और T भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, वैसे तो टॉर्क को हम लोग टाउ से दिखाते हैं। ठीक है, टी को हम लोग कुछ इस तरह से टेढ़ा करके लिख देते हैं तो टाउ हो गया। ठीक है, तो हम लोग टाउ A या फिर टाउ कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमारी इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें अभी। ठीक है, और उसको लिखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं साफ्ट टॉर्क क्या होता है।
भाई अभी हमने देखा कि आर्मेचर टॉर्क क्या होता है, अब हम देखेंगे कि शाफ्ट टॉर्क क्या होता है। तो देखिए आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क में क्या अंतर है। अंतर बस इतना ही है कि हमारा आर्मेचर से शाफ्ट तक टॉर्क पहुंचने में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। जैसे हम लोग शाफ्ट टॉर्क को TSH फॉर शाफ्ट ये लिख लेते हैं, ठीक है, TSH लिख लेते हैं। अब आप बताइए कि जब हमारा TA यानी कि हमारा आर्मेचर से कौन सा टॉर्क चलता है, TA चलता है, TA हमारा TSH तक पहुंचता है ना, तो कुछ टॉर्क लॉस हो जाता है, कुछ टॉर्क लॉस हो जाता है, ठीक है। जो लॉस हुआ टॉर्क रहता है, अगर हम उसको TSH में ऐड कर दें तो बेसिकली हमारा TA आ जाएगा। बेसिकली TA माइनस TSH इज इक्वल्स टू लॉस्ट टॉर्क, LOST लॉस्ट, TORQUE। तो क्या आप कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हमारा जो आर्मेचर पे टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है, और आर्मेचर से शाफ्ट तक आपको पता है कि आर्मेचर कहाँ पे है। आर्मेचर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो आर्मेचर है वो कुछ यहाँ पे होता है और हमारा शाफ्ट यहाँ पे होता है। तो इस आर्मेचर से शाफ्ट पे टॉर्क पहुँचने में सम टॉर्क लॉस हो जाता है, कुछ टॉर्क हमारा लॉस हो जाता है, जो कि बहुत सारा लॉस होता है, वहाँ पे विंडेज लॉस होता है और भी लॉस होता है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो वो टॉर्क जो लॉस हो जाता है उसको हम लोग लॉस टॉर्क कहते हैं, और जो फाइनल टॉर्क यानी कि ग्रॉस टॉर्क हमको मिलता है वो हमारा होता है शाफ्ट टॉर्क विच इज इक्वल्स टू TSH, जिसको हम लोग TSH से दिखाते हैं। तो क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि TA जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन होगा, TA जो हमारा होगा वो ग्रेटर देन होगा, TSH से बड़ा होगा, तभी तो लॉस होता है, तो हमें TSH मिलता है। समझ पा रहे हैं ना। अब आप ये देख लीजिए कि जब हमारा मोटर रुका हुआ होगा, जब हमारा मोटर रुका हुआ होगा, नहीं घूम रहा होगा, तब तो हमारा क्या है कि TSH 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, ऑन स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल कंडीशन मतलब रुका हुआ, स्टैंड STILL स्टिल कंडीशन। ऑन स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या हो जाएगा, आज मेरा हैंडराइटिंग इस पे हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ऑन स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हमारा TSH विल इक्वल्स टू 0, बट TA विल नेवर इज इक्वल्स टू 0। TA हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, TA हमारा सम वैल्यू कैलकुलेट होके आ रहा होगा, ठीक है। अब जरा सा हम स्पीड इक्वेशन पे चलते हैं। भाई स्पीड इक्वेशन क्या है, तो स्पीड इक्वेशन से हम लोग मोटर के स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोटर का स्पीड कितना RPM है या RPS, जो भी आपकी श्रद्धा भावना हो, जिस भी यूनिट में आप रखना चाहते हैं, कितना RPM है। बेसिकली आप जब किसी पंखे के स्टोर पे गए होंगे पंखा खरीदने के लिए, तो आपने एक क्वेश्चन जरूर किया होगा कि भाई इस मोटर का RPM कितना है, या कभी मोटर के दुकान पे जाइए तो वहाँ पे वो लोग आपको इसके स्पेसिफिकेशन में बताएंगे कि भाई इसका टॉर्क कितना है, इसका स्पीड इतना है। तो ये टॉर्क क्या होता है, स्पीड क्या होता है, ये सारे टर्मिनोलॉजी को आपको समझना होगा, तभी आप एक अच्छा मोटर वगैरह चुन सकते हैं अपने लिए, ठीक है। आपको कितना स्पीड टॉर्क वगैरह का ज़रूरी है, तो उस हिसाब से आप मोटर का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि स्पीड कितना होगा। तो भाई EMF इक्वेशन जो आपने पढ़ा, बैक EMF बराबर क्या होता था, इनपुट वोल्टेज माइनस करंट इनटू रेसिस्टेंट, यानी कि ये तो हमारा लॉस हो जाता था ना, ये लॉस है बेसिकली I और RA, ठीक है। तो ये हमारा लॉस होता था, आर्मेचर रेसिस्टेंट है और ये करंट है, करंट तो आर्मेचर में आई जा रहा है। तो हम इससे ये निकाल पाते थे कि भाई हमारा इनपुट वोल्टेज में से लॉस वाला वोल्टेज को घटा दीजिए तो हमारा EMF निकल के आ जाता था। ये हमने देखा था वोल्टेज इक्वेशन से। ये किससे आता था, तो ये आता था हमारा वोल्टेज इक्वेशन से, ठीक है। अब की बात हम आपको बता देते हैं। अब हमारा क्या होने लग गया है कि हमने EMF बराबर एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। DC जनरेटर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, NP/Z अपॉन में 60A, यही पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे कि इसको और इसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इतना लिखने के बजाय हम सिंपल बैक ईएमएफ के इक्वल लिखते हैं। बेसिकली हम यहीं से कंक्लूड कर सकते हैं, यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं और हमें इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि इस एन को रख लेते हैं अपने पास, इस एन को रख लेते हैं अपने पास, यानी कि एक साइड में, बाकी सबको हम इस साइड में भेज देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ इंटू 60A अपॉन में पी फाई जेड, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा जो ये स्पीड निकल के आ रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली हम कांस्टेंट टर्म को इसमें से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा बेसिकली आ जाएगा, जब हम इसको निकाल लेंगे ना, तो हमारा जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा, वो हाँ, n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से हम लोग बैक ईएमएफ को एक साइड, बैक ईएमएफ अपॉन में फाई को रख लेते हैं, बाकी सबको हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, बाकी 60A, ठीक है, ये सारा हमारा कांस्टेंट है, पी जेड ये सारा हमारा कांस्टेंट टर्म है। हमने किसको ले लिया, तो बैक ईएमएफ इनटू फाई को, कांस्टेंट को हम लोग के भी लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट को हम लोग के भी तो लिख सकते हैं। तो ज़रा हम इसके लिए एक और स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इन सबको इरेज कर देते हैं। तो साथियों यहाँ पे हमने एक ब्लैंक स्लाइड ले लिया, यहाँ पे हम लोग सिंपली n इज इक्वल्स टू क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि n इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा बैक ईएमएफ अपॉन में फाई और इनटू के, ठीक है, कांस्टेंट का के, ठीक है। तो n हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बैक ईएमएफ और फाई के, यानी कि हम लोग फाई को घटा देंगे तो स्पीड हमारा बढ़ जाएगा, फाई को घटाने से हमारा स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम बैक ईएमएफ को बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, फाई को घटाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में। नोट में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि मोटर के स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाई को घटा सकते हैं। लेकिन आगे हम लोग इसके संदर्भ में एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे जो कि हम आगे के लिए रख रहे हैं। ओके, चलिए साथियों, अब हम जो है टॉर्क और स्पीड को एक साथ देखेंगे। तो एक साथ देखने के लिए अभी तक जो हमने इंडिपेंडेंटली स्पीड और टॉर्क को देखा है, उसमें क्या देखा है कि भाई स्पीड जो अभी हमने रिसेंटली देखा है, वो हमारा स्पीड जो होता है, स्पीड हमारा क्या हो जाता है, स्पीड हमारा हो जाता है बैक ईएमएफ अपॉन में फाई, यही हो जाता है इंटू के। तो हम लोग इसको दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा बैक ईएमएफ और फाई के होता है। जरा आप आगे देखिए, तो हमने टॉर्क में क्या देखा था, हमने टॉर्क में क्या देखा था कि टॉर्क में हमारा जो ये टॉर्क है ना, टॉर्क है, इसमें हमारा बैक ईएमएफ और बेसिकली देखिए एन यहाँ पे है ना, एन यहाँ पे है, और अभी हमने स्पीड बराबर देखा है, स्पीड बराबर क्या होता है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे टॉर्क में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, आर्मेचर टॉर्क में देखिए जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे ना, तो एन पी फाई जेड अपॉन में 60 आएगा, बैक ईएमएफ बराबर एन पी फाई जेड अपॉन में 60, यानी कि फाई हमारा ऊपर आएगा। कहने का मतलब है कि फाई हमारा ऊपर आएगा, और हम देखेंगे कि भाई करंट इंटू फाई इंटू बैक ईएमएफ, ये सारी चीज़ें, ये सारी टर्मिनोलॉजी ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम इसमें लिखेंगे वो क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो हम टॉर्क में जब लिखेंगे तो टॉर्क में हमारा ये फाई जो है ये ऊपर आ जाएगा, फाई इंटू हमारा करंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई इंटू करंट, बैक ईएमएफ वगैरह सारी चीज़ें हमारी ऊपर आ जाएंगी, और ये
और प्रोपोर्शनल का साइन हमने दे दिया है। ठीक है, आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे कि फाई को बढ़ा देंगे, लेट्स एज्यूम कि हमने फाई को बढ़ा दिया, फाई को हमने बढ़ा दिया, तो जब हम फाई को बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होना चाहिए? हमारा टॉर्क बढ़ जाना चाहिए। टॉर्क क्या होना चाहिए? हमारा टॉर्क बढ़ जाना चाहिए, और इसके साथ ही हमारा स्पीड घट जाना चाहिए, स्पीड घट जाना चाहिए। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम एक काम करेंगे कि हम इस बैक ईएमएफ को अभी के लिए हम हटा देते हैं, क्योंकि इसकी स्पेशली इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें फाई और करंट से काम चल जाएगा, इतना ही प्रोपोर्शनल रख के काम चला सकते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि फाई को बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या होता है? टॉर्क बढ़ जाता है एंड स्पीड घट जाता है। अब ज़रा आप लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली क्या सोचना है आपको कि अगर मैं आपको पहला फिगर दिखाऊं, अगर मैं वो फिगर दिखाऊं जिससे मैंने आपको टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है, तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, तो हमने क्या बताया था कि टॉर्क एक ऐसा फोर्स है जो कि इसके एक्सेल के अराउंड लगता है ना, एक्सेल के अराउंड लगता है। तो टॉर्क को यदि हम बढ़ाएंगे, इस फोर्स को यदि हम बढ़ाएंगे, तो ये चक्का ज़्यादा तेज़ी से घूमना चाहिए। घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए? बिल्कुल घूमना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये हमारा क्या कह रहा है? ये हमारा कह रहा है कि अगर हम फाई को बढ़ाएंगे, ठीक है, अच्छा, ये हमारा क्या कह रहा है कि अगर हम फाई को बढ़ाएंगे तो हमारा टॉर्क तो बढ़ेगा लेकिन स्पीड घट जाएगा। लेकिन टॉर्क को बढ़ाएंगे तो स्पीड तो बढ़ेगा ना जी, स्पीड कैसे घट जाएगा? तो ये कैसा विरोधाभास है? दोनों कथन अपने आप को विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये विरोधाभास कैसा है? तो इसको क्लियर करने के लिए जो हम आपको तर्क देना चाहेंगे वो ये है कि आप यदि यहाँ पे देखिए, बेसिकली फाई किसके प्रोपोर्शनल होता है? फाई करंट के प्रोपोर्शनल होता है ना। फील्ड फ्लक्स हमारा करंट के प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग जितना फील्ड करंट देते हैं फाई उतना स्ट्रांग होता है, उतना फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ये हमने पढ़ा है, ये हम बेसिक बातें जानते हैं। एक सेकंड, आज जो है ना थोड़ा सा मेरा पेंटाब्लेट जो है ये बहुत बदमाशी कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारा फाई बढ़ाने से बेसिकली हमारा स्पीड घट रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, फाई हमारा करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम फाई को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा। फाई को बढ़ाएंगे ना तो हमारा करंट बढ़ जाएगा। कैसे करंट बढ़ जाएगा? करंट को ही तो बढ़ाएंगे तो फाई बढ़ेगा। आप लॉजिकली सोचिए, फाई को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि हमको किसी मशीन में फाई को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे? फील्ड करंट को बढ़ा देंगे तो फील्ड फ्लक्स बढ़ जाएगा। फाई इज फील्ड फ्लक्स, तो फील्ड करंट को तो बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर फाई बढ़ गया तो फील्ड करंट को बढ़ाए तब तो बढ़ा, यानी कि फाई बढ़ा तो फील्ड करंट बढ़ा। अगर आप ऐसे समझ रहे हैं कि फील्ड करंट बढ़ रहा है तो फाई बढ़ रहा है, तो फाई बढ़ रहा है तो फील्ड करंट भी तो बढ़ रहा है। फील्ड करंट बढ़ेगा तभी तो फाई बढ़ेगा। तो बेसिकली हम फाई को कैसे बढ़ाएंगे? फील्ड करंट को ही तो बढ़ा के फाई को बढ़ाएंगे। तो हम जैसे ही फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट रह के टॉर्क को कांस्टेंट मेंटेन करेगा, और इसी तरह से हमारा स्पीड जो है, अगर टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग बी एल थेरेजा का 3-4 स्टेटमेंट आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, बी एल थेरेजा की किताब से हमने 3-4 स्टेटमेंट आपके लिए यहाँ से उठा लिया है। आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, ये 4 स्टेटमेंट में इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमारा जो बैक ईएमएफ होता है वो इक्वल्स टू इतना होता है। वो अगर उसको हम लोग इंस्टेंटली ड्रॉप करेंगे ना, उसको अगर हम यहीं से आप अगर देखेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि सपोज दैट द फ्लक्स ऑफ द मोटर इज डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग द फील्ड करंट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ये मान लीजिए कि फ्लक्स मोटर का जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है फील्ड करंट के डिक्रीज करने से। तो सही बात इन्होंने कहा है। यहाँ पे देखिए कि फील्ड करंट को अगर हम इंक्रीज का केस ले लिए, इन्होंने डिक्रीज का लिया है। अगर हम लोग फील्ड करंट को डिक्रीज करेंगे तो फाई हमारा डिक्रीज होगा, फील्ड करंट जितना देंगे फाई उतना ज़्यादा होगा। तो इन्होंने बिल्कुल सही बातें लिखी हैं
कि भाई हमारा फील्ड करंट के बढ़ाने या घटाने से फाई डायरेक्टली इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। देन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेक प्लेस, तो ये सारा इवेंट होता है। क्या क्या होता है? तो हमारा बैक ईएमएफ जो होता है वो होता है एन फाई अपॉन में के इन्होंने कांस्टेंट ले लिया और एन फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्होंने दिखा दिया, ठीक है। ड्रॉप इंस्टेंटली, यानी कि ईएमएफ हमारा तुरंत गिर जाता है। बिल्कुल सही बात कहा है इन्होंने, अगर हम लोग करंट को गिरा देंगे तो हमारा ईएमएफ गिर जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाई गिर रहा है ना, फाई को डिक्रीज किया कर दिया तो ईएमएफ भी डिक्रीज हो जाएगा। द स्पीड रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ऑफ इनर्सिया, मतलब मोटर का जो हैवी आर्मेचर होता है वो तो घूमता रहता है ना यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द हैवी आर्मेचर, वो हैवी आर्मेचर इनर्शिया के वजह से घूमता रहता है, तो हमारा वो स्पीड मेंटेन रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है, स्पीड कम नहीं होता है। तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन में बिल्कुल मत फंसिएगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन यहीं पे क्लियर हो जाता है। आप इनके स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि इसका फ़ोटो खींच के आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, चैनल पे भी भेज दूंगा। मैंने क्या किया है कि डीसी मोटर का कंप्लीट चैप्टर का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वहाँ पे चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें हम वहीं पे भेज देते हैं। और इसके साथ ही डीसी जनरेटर जिसको हमने पूरी तरह से ख़त्म किया, तो उसका हमने एक वीडियो बुक तैयार किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आप उस वीडियो बुक से हेल्प ले सकते हैं अपने स्टडी में। वो वीडियो बुक किस तरह से है, तो उसमें बेसिकली सारे चैप्टर्स मेंशन हैं, वो एक हाइपर लिंक के फॉर्म में है। आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे वहीं से आपका चैप्टर प्ले हो जाएगा, आपको यूट्यूब पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पीडीएफ रहेगा सिंपल आपके पास, उसी में सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे पीपीटीज और जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, सारी चीज़ें मैंने कंबाइन इंटीग्रेट करके एक ही जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। और आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लेक्चर में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।